कास्ट सेंसस इन बिहार की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? बीपीएस से 69th मेंस का एक्सक्लूसिव मकसद है। बीपीएस से 69th मेंस में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करें एक एक करके, ठीक है, और कम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आप उसको डील कर लें। कास्ट सेंसस इन बिहार इसका टॉपिक ज़रूर है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली वो बता रहा हूँ मैं। एक तो कि कास्ट सेंसस जो बिहार में हुआ है, कास्ट सेंसस नहीं हुआ एक्चुअली में, कास्ट सर्वे हुआ है। तो कास्ट सर्वे का क्या फाइंडिंग्स है, ठीक है, क्या हमारा जो बिहार के अंदर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है, उसका पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, वो बात तो इसमें हम करेंगे ही। उसमें इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर, मतलब जो हमारा सेंसस होने वाला है, क्या उसके साथ साथ हमको कास्ट सेंसस भी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बिहार में रिजोल्यूशन पास हो चुका है 2019 में, 20 में 2 बार, वो भी यूनानिमसली। बीजेपी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सरकार में, और बिहार के अंदर भी बीजेपी जो विपक्ष में उसने भी सपोर्ट किया है रिजोल्यूशन को। ठीक है, तो कास्ट सेंसस क्या ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सब पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो कास्ट सर्वे बिहार में हुआ है 2023 के अंदर, तो उसमें सबसे पहली बात, जो बड़ी बात सामने आई है कि ओबीसी और जो हमारा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनका जो पॉपुलेशन है टुगेदर कुल मिला के 63% हो गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका जो फाइंडिंग है वो ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो सर्वे का जो डेटा आया है, इससे कास्ट बिहार के अंदर जो है वो तो फ़र्क पड़ेगा ही, नेशनल इलेक्शंस पर भी इसका फ़र्क पड़ने को आप दिख ही रहा है ना, हर जगह कास्ट सेंसस की बात हो रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें बिहार कास्ट सर्वे में क्या फाइंडिंग्स आए हैं, क्या क्या हुआ है। तो डिफरेंट कास्ट और परसेंटेज पॉपुलेशन हम उसका एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा कास्ट ग्रुप है वो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज का। पता चला है कि बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 36.01% है। यानी अब रफली अब इसको मान लीजिए 36%। बिहार में जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, वो 27% है। शेड्यूल्ड कास्ट्स आपका ऑलमोस्ट 20% है। आपका शेड्यूल्ड ट्राइब मान लीजिए 1.5% के आसपास या 2% के आसपास इसको मान लीजिए। जो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन जो है वो लेस देन 1%, और टोटल पॉपुलेशन 13 पॉइंट। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 2011 का जो हमारा सेंसस था उसमें बिहार का जो पॉपुलेशन बताया गया था वो लगभग 10 करोड़ 80 लाख के आसपास, 10.8 करोड़ के आसपास बताया गया था। लेकिन इसमें देखिए बता जा रहा है कि बिहार का जो पॉपुलेशन है अगले 10 साल में बढ़ के हो चुका है 13.07 करोड़, 3 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है बिहार के पॉपुलेशन में। ठीक है, और ये दोनों पॉपुलेशन को अगर आप जोड़ दें, ईबीसी और ओबीसी को, तो ये हो जाता है कुल मिला के 63%। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का आपका पॉपुलेशन 20% हो जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो हो जाते हैं लगभग 2%। तो आप इसको ऐड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बिहार के अंदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग 85% के आसपास है। ठीक है, 85% के आसपास है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमको यहाँ पर पता चल रहा है वो ये है कि आप देखिए, ये तो हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन एक बार निगाह हम लोग ज़रूर डाल लेंगे। इसमें कहा गया कि ओबीसी के अंदर जो कास्ट है, जैसे यादव, यादव जो है वो सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलेशन है बिहार के अंदर। एक पार्टिकुलर कास्ट, अगर सिंगल कास्ट की बात करें जिनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यादव है 14.26%। ठीक है, कुशवाहा, कुर्मी, ये और भी है बनिया, ये सब लगभग 4%, 2% इस तरीक़ा से हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स में जो आपका है उसमें भी कुछ सब कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ये सब का है। ईबीसी में बहुत ज़्यादा जातियाँ, 100 से ज़्यादा जातियाँ हैं बिहार के अंदर ईबीसी में, तो इनका जो है पॉपुलेशन इस तरीक़ा से दिया गया है। ओबीसी के अंदर भी बिहार में लगभग 20 से ज़्यादा जातियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट जो डेटा यहाँ पर मिलेगा वो रिलीजन वाइज है। रिलीजन वाइज में हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो 82% है। मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है वो 18% है, ऑलमोस्ट 17% मान लीजिए। तो बच गया कितना, 99% हिंदू मुस्लिम है बिहार में, सिर्फ 99%। ठीक है,
बाकी जो है वो 0.05% जो है आपका क्रिश्चियन है। बुद्धिस्ट जो है वो 0.085% है भाई। सिख 0.01 और जैन तो भाई ना के बराबर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि हिंदू जो है वो 82% है। मुस्लिम्स जो हैं वो आपके कितने हैं, लगभग 17.5% रफली आप मान लीजिए इसको। उसके अलावा जो रिलीजन्स है, अदर अदर रिलीजन्स, वो 1% से भी कम है भाई, 1% से भी कम। ठीक है, 7 2 9 तो देखो यही हो जा रहा है भाई। 99.5% तो हिंदू मुस्लिम मिला के हैं। तो बाकी बचा वो 0.5% से भी कम है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा निकल के सामने आता है। रिलीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास। अब प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। 2 फेज में ये हुआ था, है ना, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में जो है नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया था, काउंट किया गया था। उसके बाद 117 सॉरी 17 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन आयर तैयार किया गया था, जो कि पूछा गया था रिस्पोंडेंट से। ठीक, सेकेंड फेज में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड्स में लोग रहते हैं उनका कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये सब पूछा गया। ठीक है, बाकी सब चीज़ें उनको ऑप्शनल के तौर पर आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर ये सब ऑप्शनल रखा गया था। आप चाहें तो बताएं, नहीं भी बता सकते हैं। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ पर आने वाला है कि सेंसस, कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये सवाल देखने को मिल जाए कि सेंसस, कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या फ़र्क है। बिहार में जो हुआ है सेंसस नहीं हुआ है ना। बिहार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंसस नहीं करवा सकती है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। तो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मुद्दे पर। देखिए इसमें डिफरेंस जो बताया गया है वो ये है कि जो सेंसस होता है ना, उसके पास जो है एक कानून के अंदर सेंसस हमारा करवाया जाता है, सेंसस एक्ट 1948। अब ये कानून जो है सेंसस एक्ट 1948, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर देती है सेंसस कराने की। और कास्ट सेंसस या जिसको आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं, ये ये इसमें कोई कानून ऐसा नहीं है जो कहती है कि भाई हर 10 साल में कास्ट सेंसस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो नोटिफिकेशन से इसके लिए डेटा कलेक्ट कर सकती है। कास्ट सर्वे जो है इसमें भी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है ना। ये ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको यूज करते हैं बहुत सारे पर्पसेज के लिए। कास्ट डेटा जो है जो कास्ट डेटा निकलता है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा सिर्फ SC ST का निकलता है इंडिया के अंदर। बाकी सारे जो कास्ट्स हैं उनका कोई भी कास्ट डेटा को रिलीज नहीं किया जाता, एक्चुअली कलेक्ट ही नहीं किया जाता। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो था यानी कास्ट सेंसस, सेंसस डेटा तो आपको पता है, सेंसस डेटा हर 10 साल में एक बार होता है, रिलीज भी होता है, पब्लिक किया जाता है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है OBC का, वो कलेक्ट तो किया गया था 1931 के बाद, पहली बार 2011 में कलेक्ट तो किया गया, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कास्ट सर्वे कराती हैं, आपको पता ही है। कॉन्फिडेंशियलिटी सारे डाटा सेंसस का जो है आपको कुछ भी इसमें कॉन्फिडेंशियल नाम का चीज़ नहीं होता है। ऑल सेंसस डेटा आर केप्ट सॉरी, ये जो सेंसस डेटा होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डेटा जो हैं डेमोग्राफी को लेकर उसको रिलीज भी किया जाता है। और इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यूज कर सकती हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा को पब्लिक नहीं किया जाता। आपको पता होगा 2011 के अंदर जो एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, इसका बहुत ही कम डेटा पब्लिक में अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो कास्ट सर्वे निकालती है तो वो भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेटा को पब्लिक किया जाता है, कुछ डेटा को सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ऑफ कोर्स, और वो स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही है कि चुनाव भाई जिता दे, मैं कास्ट सेंसस करवा दूंगा। तो भाई कास्ट सेंसस क्या होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पर क्या कास्ट सेंसस होने का ज़रूरत है। तो इस पर दो जो आपका आर्ग्यूमेंट्स है, एक आर्ग्यूमेंट कहेगा कि नहीं होना चाहिए भाई, कास्ट सेंसस से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और एक आर्ग्यूमेंट कहता है कि नहीं भाई होना चाहिए क्योंकि ये होना ज़रूरी है और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले देखें कि क्या फ़ायदा, किस फ़ायदे की बात हो रही है, एडवांटेजेस क्या है कास्ट सेंसस अगर करवाया जाए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कराए तो क्या फ़ायदा होगा।
सबसे पहली बात कि आपका जो पॉलिसी मेकिंग है ना, उसमें फ़ायदा होगा, ना सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में भी। क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा पॉलिसी बना पाएंगे ना भाई। क्योंकि अभी जो हमारा पॉलिसी बनता है वो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी बनता है। कि ओबीसी के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो पूरा ओबीसी के अंदर, आपको पता है इंडिया के अंदर लगभग 3900 कास्ट्स आते हैं ओबीसी के अंदर, जो सेंट्रल लिस्ट है। अब सब 3900 कास्ट्स के लिए आप एक ही पॉलिसी बनाएंगे, जबकि इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है, डिसिमिलरिटी, इनइक्वालिटी है विद इन ओबीसी। तो आप कैसे जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना सकते हैं? तो आपको फ़ायदा मिलेगा अच्छा पॉलिसी बनाने में, और इम्प्लीमेंटेशन करने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सही से आप लोगों को पहचान पाएंगे। ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, ये तो आपको पता ही है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन उन सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ओबीसी के अंदर जो चुनिंदा लोग हैं, 10%, ओबीसी के अंदर 3900 या 3700 लगभग कास्ट है भाई। इसमें बोला गया है कि सिर्फ 10% जो कास्ट है वो 25% कोटा का फ़ायदा उठा रहा है। तो क्या सब कैटेगराइजेशन का ज़रूरत नहीं है? बताइए, सब कैटेगराइजेशन का ज़रूरत है ना भाई। क्योंकि ओबीसी के अंदर इतना ज़्यादा कास्ट्स है और उसके अंदर इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है, असमानता है, तो सबको आप एक जैसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है आपका सेंट्रल लिस्ट में, वो वो उसमें जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या इसको सब कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो उससे क्या होगा कि आप रिजर्वेशन को अब अगर रेशनलाइज करेंगे, सब कैटेगराइज करेंगे, तो आपको थोड़ा जो सही में मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको आगे आने का, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का मौका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्शन एंड, बिल्कुल आपको अगर कास्ट सेंसस पता चल जाएगा, तो कास्ट सेंसस में सिर्फ जाति नहीं पूछी जाती भाई, आप कौन सी जात से हो। उसमें यह भी पूछा जाता है कि आपकी आपका जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि कौन सा सेक्शन ऑफ कौन सा कास्ट जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और कौन सा कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है, तो उस हिसाब से आप रिजर्वेशन को उसके लिए बढ़ा सकते हैं। बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ऑफ कोर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट का जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए अगर सही से पहुंच जाए ना भाई, तो इंडिया का भला हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डेटा ड्रिवन आप पॉलिसी मेकिंग करें। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो कहता है कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, कैसे आप सही से टारगेट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम को, ताकि जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उन तक आपका जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है वो सही से पहुंच पाए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो हमारा है, तो आपका जो कास्ट, जो आपका जो पॉलिसी है, आपका जो प्रोग्राम है, वो सही से टारगेट हो, जिनको सही में ज़रूरत है उन तक पहुंच पाए आपका प्रोग्राम। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कास्ट सेंसस, आपके पास डेटा हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा हो। और इसमें बड़ा बेहतरीन एग्जांपल दिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इसके अनुसार बिहार का 83 यानी 84% लगभग पॉपुलेशन जो है वो इसके लिए एलिजिबल है ना। लेकिन 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें बताया गया था बिहार में लगभग कितने बिहार में 10 करोड़ लोग, देखिए क्या लिखा है, बिहार सर्वे रिपोर्टेड एट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज टू, लगभग 13 करोड़ लोग हो गए हैं बिहार के अंदर। बिहार का पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ हो चुका है। ठीक है। जबकि जबकि जो आपका 2011 है, 2011 में ये पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ 38 लाख के आसपास था। ठीक है। लेकिन अब ये 13 करोड़ हो चुका है। ठीक है। तो 84% अगर आप 10 करोड़ का निकालेंगे, और 84% अगर आप 13 करोड़ का निकालेंगे, तो दोनों में लगभग 2 करोड़ का फ़र्क पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 करोड़ लोग अभी जो हैं बिहार में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है ना। तो ये आपको पता चलता कब है? जब आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाते हैं। बिहार में कैसे पता चला? पता चला जब आपको पता चला कि 2023 के अंदर हमारा पॉपुलेशन इतना हो चुका है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है कि भाई आपके स्टेट के अंदर 84% लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मिल तो नहीं रहा है ना 2 करोड़ लोगों को। तो ये जो है आपको, आप बेटर टारगेटिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा। कास्ट हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी, ऑफ कोर्स इंडियन सोसाइटी का जो कास्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ना। तो
आप सेंसस डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, इंडिया में होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का होता है। रिलीजन और लिंग्विस्टिक प्रोफाइल्स के बेसिस पर भी होता है, लेकिन कास्ट जो बाकी जितने भी कास्ट हैं उनका कोई भी सेंसस या उनका कोई भी प्रोफाइलिंग 1931 के बाद कभी हुआ ही नहीं है ना। तो इससे क्या होता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक पोजीशंस, कौन सा कास्ट किस पोजीशन में है इकोनॉमिकली या सोशली, वो आपको नहीं पता चल पाता है। तो ये एक बड़ा डिमेरिट है भाई कास्ट के अंदर। जो आपको अगर नहीं पता है कि कौन से कास्ट जो है, कौन से कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो आप सही से कभी भी आप जो पॉलिसी बनाएंगे तो उन तक पहुंच पाएगा, या सही से आपका पॉलिसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। इससे आपको पता चलता है जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है ना, तो उसको कैसे हम एड्रेस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि हमारा जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किस तरीक़ा से हुआ है, कौन सा कास्ट जो है उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, और उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितना रिप्रेजेंटेशन का ज़रूरत है, कैसे बढ़ाया जाए, है ना। तो ये सब इशूज़ जो हैं आप काफ़ी इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं जो आपको कास्ट सेंसस से आपको पता चलेगा। और इससे आप सोशल जस्टिस का मतलब ही होता है कि आप जो है पॉजिटिव या एफर्मेटिव एक्शन ले सकें, रिजर्वेशन बढ़ा दें, है ना। उसके अलावा सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वोदय ये है कि भाई सबका विकास होना चाहिए ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। आप ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन तो दे दिए, लेकिन ओबीसी के अंदर सिर्फ 10% कास्ट्स को ही फायदा हो रहा है, तो वो सर्वोदय नहीं हुआ भाई, वो सर्वोदय नहीं हुआ। ठीक है, तो कास्ट सेंसस का डेटा को आप यूज करके जो है, जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है उसको आप कम कर सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर इक्विटी बढ़ा सकते हैं, सोशल जस्टिस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 340, ये जो हमारा कास्ट सेंसस है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी आर्टिकल 340 में है। आर्टिकल 340 कहता है कि आप जो जो हमारा गवर्नमेंट है उसको एक कमीशन अपॉइंट करना चाहिए, जो कि जो हमारा बैकवर्ड क्लास है उसका सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, एससी, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, SC BC। तो इनके लिए जो है ना एक कमीशन अपॉइंट करने की बात कही गई है आर्टिकल 348 के अंदर। आर्टिकल 340 के अंदर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनका कंडीशंस पता करे, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर रिकमेंडेशन दे, ठीक है, और जिसको गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करे। उसके अलावा काफ़ी सारे कमीशंस बने हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे का डेटा को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है, जैसे सच्चर कमेटी। आप जब भी माइनॉरिटीज पढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर, रिलीजियस माइनॉरिटी, तो सच्चर कमेटी जो बनाई गई थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी, है ना। वो किस तरीक़ा का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है मुस्लिम का, एजुकेशनल स्टेटस क्या है इंडियन मुस्लिम्स का, उसके लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। और सच्चर कमेटी कहती है कि अगर आपके पास डेटा होगा, रिलीजन का डेटा होगा, तो आप जो है माइनॉरिटीज का रिलेटिव डेप्रिवेशन सही मायने में आप उसको हाईलाइट कर पाएंगे, सही से आप उसको समझ पाएंगे। उसी तरीक़ा से अगर आपके पास कास्ट डेटा होगा तो कौन सा कास्ट का क्या पोजीशन है उसको आप सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। और इससे आपको वल्नरेबल सेक्शन है कास्ट के अंदर भी, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने का आपको मौका मिलेगा। एड्रेसिंग इंटरसेक्शनलिटी का मतलब होता है कि आपने ओबीसी कह तो दिया, लेकिन ओबीसी हिंदू, ओबीसी मुस्लिम भी है, ओबीसी जो क्रिश्चियन के अंदर भी आता है। अब हिंदू के अंदर ज़रूरी नहीं है जो ओबीसी का सोशल और एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मुस्लिम के अंदर भी हो और वो क्रिश्चियन के अंदर भी हो सकता है जो क्रिश्चियन के अंदर आपका ओबीसी कैटेगरी है वो हिंदू वाले ओबीसी से ज़्यादा वेल ऑफ हो, है ना, वेल ऑफ हो। तो ये ज़रूरी है, या हो सकता है कि हिंदू के अंदर जो ओबीसी के अंदर जो महिला है वो जो आपका क्रिश्चियन महिला है उससे उसका हालत थोड़ा सोशल और जो एजुकेशनल कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो है इंटरसेक्शनलिटी, मतलब जो कास्ट के अंदर भी जो महिला और जो धर्म के नाम पर जो और भी जो सब कैटेगराइजेशन है उसको आप सही से समझ पाएंगे, ठीक है, और फिर आप जो है उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं,
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके अलावा हम समझेंगे कि ये जो कास्ट से जुड़ा हुआ बहुत सारा मिथ है ना, वो भी कास्ट सर्वे करवा के आप तोड़ सकते हैं। जैसे बिहार में बड़ा ही फेमस था कि भाई बिहार के अंदर ओबीसी का जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन कास्ट सर्वे हुआ तो पता चल गया कि भाई ईबीसी का सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीका का जो मिसकंसेप्शन होता है गवर्नमेंट के लेवल पर या फिर ऑफिसर के लेवल पर या लोगों के भी स्तर पर, तो उसको ये मिथ को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। जैसे कर्नाटका में माना जाता है कि लिंगायत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन असल में कितना पॉपुलेशन है, कितना ज़्यादा है या कम है, वो तो भाई सेंसस करवाने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए ये सब तो अब बातें हो गई कि एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। दूसरी बात है कि इसका कुछ फ्लिप साइड भी है। इस कास्ट सेंसस करवाने का एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बहुत सारा जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ हो ना, वो कास्ट के नाम पर बना हुआ है भाई, वो पार्टिकुलर कास्ट को ही टारगेट करता है हर बार। ठीक है, तो ये अब होगा कि अगर आप कास्ट सेंसस निकाल देंगे, कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस डेटा आपके पास होगा, तो सबको पता है कि हमारी जाति के लोग कितने हैं, है ना। तो उस तरीक़ा से वो जो डोमिनेंट कास्ट होगा उसको मोबिलाइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल हाथ पैर जोड़ लेगी, सब कुछ सारा कुछ वो करने लगेगी। तो इसीलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अगर आपको रोकना है तो ये ज़रूरी है कि डेटा जो है वो आप जो है इस तरीक़ा का सेंसस आप करवाएं ही नहीं, है ना। क्योंकि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होगा, हर पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली बन जाएंगी कास्ट के नाम पर, अभी तो है ही, और भी ज़्यादा बन जाएंगी। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज़ में हैम्पर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि आप कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को और ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा लोग, मान लीजिए कि किसी को पता चला कि भाई हमारी जाति के लोग इतना परसेंट है, हमारी जाति के लोग इतना परसेंट है, तो अपनी अपनी जाति के लोग कास्ट का जो है डेटा देखना शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा कि एक तरह का जो उनका कास्ट आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंक्रीटाइजेशन नहीं होना चाहिए कास्ट आइडेंटिटी का, ये जो है कहीं ना कहीं सोशल जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है ना, क्योंकि हर लोग अपना अपना कास्ट के बारे में फिर सोचने लग जाएंगे। स्ट्रेंथन डिमांड फॉर फर्दर रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स कि भाई हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें और ज़्यादा रिजर्वेशन दो। तो वही है, जितनी आबादी उतना हक वाली बात हो जाएगी कि सबको भाई रिजर्वेशन चाहिए। अब रिजर्वेशन मिला हुआ है भी तो हमको ज़्यादा दो, हमको ज़्यादा दो वाली बात हो जाएगी, है ना। तो पटेल, गुज्जर, जाट, ये सब कास्ट जो हैं वो ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट हैं, लेकिन ये इनको भी रिजर्वेशन चाहिए भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फिर वो 50% सीलिंग लगाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालेगी कि भाई इसको हटाया जाए। कलेक्शन ऑफ कास्ट डेटा इज नॉट एन ईजी टास्क, ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। पोटेंशियल स्टिग्मेटाइजेशन हो सकता है कि भाई जो लोग कास्ट आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोजर होता है तो इससे इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो खास आदमी, मतलब जो भी आदमी है, उसको कहीं ना कहीं स्टिग्मेटाइज किया जा सकता है, या डिस्क्रिमिनेशन जो है प्री कंसेप्ट नोशन के बेसिस पर किया जा सकता है। ठीक है, तो करें क्या, मतलब एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, तो क्या कास्ट सेंसस का करें क्या भाई, है ना। तो पहली बात कि आप जो है बैकवर्ड क्लासेज के अंदर, जैसा कि हमने बताया कि अदर बैकवर्ड क्लासेज के नाम से जो एक पूरा बना हुआ है, तो इसको सब कैटेगराइज करने की बात है, क्योंकि ओबीसी एक यूनिफॉर्म कास्ट ग्रुप नहीं है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है, इसके बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, डिस्पैरिटी है। तो सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के अंदर, जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें भले ही सब कैटेगराइजेशन ना हो, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये सब जाएं, और बिहार, एक्चुअली बिहार में भी जो है आपका सब कैटेगराइजेशन हो चुका है ओबीसी का। ओबीसी में बीसी एक होता है और एक ईबीसी होता है बिहार के अंदर। तो इस तरीका का जो है सेंट्रल लेवल पर भी करने का ज़रूरत है। ठीक है, यूज़ टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, है ना, ताकि कम समय में ज़्यादा इफिशिएंटली काम हो सके। प्रीलिमिनरी सेंसस करवा लीजिए ना, ताकि आपको स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आपको पता चलेगा कि कौन सा कास्ट, सब कास्ट जो है पॉपुलेशन के अंदर है, और उस हिसाब से फिर आप क्वेश्चनायर तैयार कीजिए। ठीक है,
बाकी आप इतना चीज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए, उसके बाद आप बोलें कि हाँ भाई करवाना चाहिए, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दें कि भाई कास्ट सेंसस जो है हो सकता है कि हमारा जो कास्टलेस सोसाइटी का एम है उसके लिए ठीक है, हो सकता है उसके लिए ठीक ना भी हो, लेकिन हमारा जो सोसाइटी के अंदर इनइक्विटी है ना, उसको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कास्ट सर्वे डेटा हो। ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा सेंसस है उसका एम ये होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको कैसे उत्थान उसका किया जाए, और जो कास्ट का एलिमिनेशन है वो तो हमारा मकसद और हमेशा की तरह होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा मसला था कि क्या इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, और उसके बाद कि बिहार के अंदर जो सर्वे हुआ है उसका कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया भाई। तो जल्दी से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ क्या क्या हुआ है इसमें। सबसे पहली बात कि सबसे पहली बात हमने की कास्ट सेंसस इन बिहार, क्या क्या फाइंडिंग है 63% वाली बात की। उसके बाद ईबीसी ओबीसी का क्या क्या है वो बता दिया हमने। उसके बाद प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद सेंसस, कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या फ़र्क होता है वो हमने देखा। कास्ट सेंसस करवाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा ये भी हमने देखा। इसका नुकसान क्या है ये भी हमने देखा, है ना। उसके अलावा हमने देखा कि आगे क्या किया जा सकता है, और हमारा फिर कंक्लूजन। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था कास्ट सेंसस को लेके। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर से एक नया टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई। हमारा जो चैनल है विश्वा गुरु बीपीएससी। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।